Hey, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, very good afternoon to all. आज बेटा हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, देखो बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है इसमें मेनली हमको अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए और उनका जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह है जिससे वो बने होते हैं और एंजाइम्स वाला पोर्शन उससे डील करना है। ठीक, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में तो वहां पर कुछ इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक दिया हुआ है, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो सेल को एनालाइज करने के लिए, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना होता है, सेल को फ्रैक्शनेट करना होता है। कहने का मतलब सेल को ब्रेक करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मॉर्टर और पेसल लेते हैं। पता है मॉर्टर पेसल क्या होता है, ऐसा देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ये जिसमें किसी चीज को फ्रैक्शनेट या क्रश करते हैं, ओखली टाइप है ना ये, तो उसको मॉर्टर बोलते हैं और जिस चीज से करते हैं दैट इज कॉल्ड पेसल। तो यहाँ पर हम कोई लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, उस लिविंग टिश्यू को रख के हमने यहाँ पर इसको पेसल से क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया। तो जब ग्राइंड करेंगे तो सेल्स भी तो ब्रेक होंगे, सेल मेम्ब्रेन्स भी टूटेंगी और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन्स भी टूटेंगी। ठीक, अब वो सारा जब ब्रेक होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। किसमें किया गया? मॉर्टर और पेसल में। और फिर उसको हमने डाला किसमें? एक एसिड में। इस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें डालने के बाद फिल्टर करते हैं। तो जब फिल्टर करते हैं तो यहाँ दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक फ्रैक्शन होता है एसिड सॉल्यूबल, इस एसिड में जो सॉल्यूबल हो, और दूसरा होगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फिर हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को एनालाइज करेंगे। जब हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को देखते हैं तो हमको यहाँ पर ज्यादातर मोनोमेरिक फॉर्म्स दिखाई देंगे, दैट इज अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैं कह रहा हूँ ये मोनोमेरिक फॉर्म्स है, तो मोनोमेरिक फॉर्म ये किसके हैं? अमाइनो एसिड मोनोमर किसका है? प्रोटीन्स का। मोनोसैकेराइड्स किसके मोनोमेरिक फॉर्म्स है? पॉलीसैकेराइड के। और न्यूक्लिक एसिड के कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। इन्हीं में तो जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये सारे सब्सटेंसेस बनते हैं। तो बेटा ये जो मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट लाइज बिटवीन 18 to 800 डाल्टन। वहीं पर अगर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की बात करोगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 से 10,000 डाल्टन तक होता है। तो यहाँ पर साइज ज्यादा होने की वजह से और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से ये कौन से फ्रैक्शन में मिलेगा? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, और यहाँ साइज कम होने की वजह से ये वाले मिलेंगे सॉल्युबल फ्रैक्शन में। नाउ एक चीज और हमको मिलती है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, दैट इज लिपिड्स। नाउ हम कह रहे हैं लिपिड जो है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं है, कम ही होता है, 800 डाल्टन से कम ही होता है। तो ये एक पॉलीमर भी नहीं है। फिर ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों मिल रहा है? तो लिपिड का एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होना ये उसके साइज या मॉलिक्यूलर वेट की बजाय उसके किस वजह से होता है? इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है, प्रोटीन का, पॉलीसैकेराइड का, न्यूक्लिक एसिड का एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आना किस कारण की वजह से है? Polymeric form. साइज ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। लेकिन लिपिड का भी इस फ्रैक्शन में आना वो इनसॉल्युबिलिटी की वजह से है। तो तुमसे पूछा जाए लिपिड क्या एक मैक्रोमॉलिक्यूल है? नहीं नहीं है, ये एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, इस साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। और ये वाले कौन है? ये सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में एक और आगे पैराग्राफ है और उसमें कुछ बताया गया है वेट वेट और ड्राई वेट के बारे में।
देखो बेसिकली यहाँ जो हमने सब्सटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सब्सटेंसेस किस नेचर के हैं? ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। आगे जो बात हम करेंगे वो इनऑर्गेनिक एनालिसिस की होगी, कि हमको ये देखना है कि लिविंग सेल्स के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो हम कोई लिविंग टिश्यू लेते हैं, उसको हमने वे कर लिया, तो उसका जो वेट आता है दैट वेट इज कॉल्ड वेट वेट। इसको वेट वेट क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इसके अंदर वाटर भी होता है। क्योंकि वाटर भी है। अभी अभी हमने ताजा ताजा कोई लिविंग टिश्यू, मान लो प्लांट से हमने लीव्स तोड़ी है बहुत सारी, ठीक है, तो उसमें अभी उसको ड्राई नहीं किया है, तो हमको पता है किसी भी सेल में 90% तो पानी होता है, तो उस समय जो वेट आएगा उसका वो वेट वेट कहलाएगा। फिर जब हम उसको ड्राई करके वेट करेंगे, वे करेंगे, तो कौन सा वेट आएगा? तब उसका ड्राई वेट आएगा। ये कब आएगा? जब सारा वाटर इवेपोरेट हो चुका होगा। फिर उस टिश्यू को हम पूरी तरीके से क्या करते हैं? जला देते हैं। तो जब हम उसको जलाएंगे तो उसके अंदर के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसमें? CO2 और वाटर वेपर में। बोलो भाई, ऐसी तो होगा। यस सर। यस सर। अब जो बचेगा वो क्या होगी? राख या ऐश, है ना? तो ऐश में रह क्या जाता है? ऐश में रह जाता है इनऑर्गेनिक मैटर। हमने कार्बन कंपाउंड्स को जला दिया, ये कौन सा मैटर था? ये ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। अब उसमें बचेगा क्या? इनऑर्गेनिक मैटर। अब इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे पता किया जा सकता है? बाय एलिमेंटल एनालिसिस। ये पता है ना, वो जीरो ग्रुप और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप का तुम करते हो, फ्लेम टेस्ट वगैरह, एलिमेंट एनालिसिस पढ़ा है? यस सर। यस सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस जो है, और उसी के थ्रू जो है यहाँ पर ऐश को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, देन एक ये टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें कि परसेंटेज वेट बताया गया है एलिमेंट का, कंपेयर कराया है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में। अब तुम अगर अर्थ क्रस्ट में देखो तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। 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 और ह्यूमन बॉडी में देखो तो इनमें से देख रहे हो सबसे ज्यादा अगेन क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स अर्थ क्रस्ट से भी ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में मिलेगी? मेटल ऑक्साइड। यस, ये ओर्स के अंदर होती है ना, कंबाइंड फॉर्म में होगी, है ना? मिनरल ओर्स वगैरह उसमें, चाहे एलम वगैरह देखो तो उसमें वो प्रेजेंट होता है, मेटल के ऑक्साइड्स देखो तो उसमें हो। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? O2। हमारे बॉडी में O2 के ही फॉर्म में है। 65% बॉडी वेट का जो है वो O2 है, जो सांस लेते हो। H2O है। H2O में जो O है वो है। इसके अलावा देखोगे बॉडी में बहुत सारा क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रेट्स वर्ड जो आ रहा है उसमें भी तो पानी है। अरे कार्बोहाइड्रेट में ये लगे होते हैं ना बहुत सारे। यस सर। यस सर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हो ना, वहां पर है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी में, तो वो किसके बने हुए हैं? कार्बन के। तो इस टेबल को देख लेना। अब आ जाते हैं हम हमारे इसमें मेन टॉपिक पे। हम इसमें सबसे पहले एक मोनोमेरिक फॉर्म देखेंगे और फिर उसका पॉलीमेरिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। जैसे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड के बारे में क्या जानते हो? मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन वाले? 20। और वैसे कितने अमाइनो एसिड होते हैं? अमाइनो एसिड तो बहुत हो सकते हैं ना, यस सर। लेकिन प्रोटीन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं 20 टाइप्स के होते हैं। एसेंशियल अमाइनो। उस 20 में से कुछ इसेंशियल होंगे और कुछ नॉन इसेंशियल होंगे।
सो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके लिए हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अभी अब मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4। तो कार्बन पे ये 4 लगे ना हाइड्रोजन, ठीक है, ये मीथेन है। अब इसमें ये वाला जो H है उसको रिप्लेस कर दो किससे? NH2 से। और ये वाला H है इसको रिप्लेस कर दो COH से। तो ये क्या हो गया? अमाइनो। और ये क्या हो गया? एसिड। हाँ भाई, ठीक है। Yes, 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 sir. एक जो टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें तुम्हें यहाँ पर COH ग्रुप लगा मिलेगा, यहाँ NH2 एक कार्बन के ऊपर। अब हम कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? देखो जब यहाँ NH2, हाँ बोलो। अल्फा कार्बन पे अटैच है। फंक्शनल ग्रुप से जो दूसरा कार्बन होता है उसको अल्फा। यस, तो यहाँ NH2 भी है, COH भी है। तो वरीयता के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप किसको बोलोगे? COH को। कार्बोक्सिलिक। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब जैसे ये अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, तो इसमें COH है, इसके बाद ये चेन है, तो ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। उसके बाद अगर कोई कार्बन होता तो वो बीटा हो जाता, उसके बाद होता तो गामा हो जाता, एंड सो ऑन। ऐसी तो होता है। यस सर। तो जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनमें जो अमीनो ग्रुप है और COH ग्रुप है वो एक कार्बन पे लगा हुआ है, और COH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन। तो जितने भी अमाइनो एसिड है वो सारे कैसे होंगे? Alpha amino acid. अल्फा अमाइनो एसिड ही होंगे। अब यहाँ पर जो बाकी 2 H लगे हुए हैं उसमें से एक H को जब हम चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ लगाते जाएंगे, तो अमाइनो एसिड का टाइप भी चेंज होता रहेगा। तो H की जगह हम लिख देंगे R, और R here stands for वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, R यहाँ पे एल्काइल ही नहीं है, R का मतलब वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो वहां 3 अमाइनो एसिड के तुम्हें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। कौन से? गैस के, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन। ठीक है, नाउ ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन में R की जगह क्या लगा होता है? H लगा होता है। एलानिन में CH3 और सीरीन में क्या लगा होता है? CH2OH। ये देख सकते हो तुम, ग्लाइसिन में H है, एलानिन में CH3 है, और सीरीन में CH2OH है। ठीक, अच्छा यहाँ पे इस डायग्राम में देखो NH3 लिखा हुआ है, ये NH2 नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब NH3 लिखा होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा इस पे? Positive. पॉजिटिव चार्ज। ये चीजें तो पता है ना क्यों Yes, लिखा sir. हुआ है? Twitter यस and सर। यस, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है भाई, R ग्रुप अगर आपने H रख दिया, अब मतलब टिपिकल अमाइनो एसिड का ये फॉर्मूला हो गया, इसमें ये R है। If R is H, it is glycine. If CH3, it's alanine. If OH, it is serine. And if it is SH, then it is cysteine. देखो OH को तुम क्या बोलते हो? OH कैसा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है ना? यस सर। तो इसके लिए वर्ड लगाते हो, सफिक्स लगता है All. ऑल, ये लगाते हो। Yes, sir. जब यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा तो तुमने देखा होगा सल्फर वाले जो कंपाउंड्स पढ़ते हो उसमें ये वर्ड यूज होता है, हायो। यस हायो, सर। है ना? एक सॉल्यूशन होता है ना हाइपो जिसको बोलते हो, उसमें थायो होता है ना, थायोसल्फेट, अरे कुछ होता है Na2H2O3 ऐसे करके बोलते हो, जो थायो ही है वो। तो यहाँ पर OH में की जगह सिर्फ लगा दिया SH, तो अब ये क्या कहलाएगा? हायोल। और ये सीरीन की बजाय क्या है? सिस्टीन। तो सिस्टीन में CH2OH की जगह होता है सल्फर। तो तुमसे पूछा जाए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो क्या एग्जांपल होंगे? सिस्टीन है, और एक ये देखो क्या लिखा है? मिथियोनिन। इसमें भी ये दिख रहा है यस सर। सल्फर। तो सिस्टीन और मिथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं।
अब इस नाम की जरा स्पेलिंग देख लो, ये है CYSTINE और एक वर्ड होता है ये सिस्टाइन, ठीक। तो सिस्टीन और सिस्टाइन में क्या अंतर है? ये जो सिस्टाइन है ये डाइमर होता है, ठीक। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये कार्बन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमीनो, ठीक है। फिर CH2 के साथ यहाँ क्या लगा होता? SH इसको रुको मैं बना के दिखाता हूँ। ये CH2 है, यहाँ SH होता और इधर भी मैंने SH लगा दिया, ठीक। तो ये एक सिस्टीन मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड, ये भी एक सिस्टीन अमाइनो एसिड, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और इनके बीच में बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग, तो प्रोटीन में तो अमाइनो एसिड होंगे। अब प्रोटीन अगर फोल्ड हो रहा है तो उसमें दो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स जो हैं जब भी आमने सामने आएंगे तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रोटीन की फोल्डिंग में मदद करता है, ठीक है। अब जब ये दो सिस्टीन मॉलिक्यूल बन गए डाइसल्फाइड बॉन्ड वाले, तब ये क्या कहला रहा है? सिस्टाइन। क्लियर है? यस सर। ओके। फिर ये जो बेटा ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। क्यों बोलते हो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? क्योंकि यहाँ पर एक तो R ग्रुप क्या है? H। इससे कम रखोगे तो क्या रखोगे? H तो रहेगा ही ना। फिर एक चीज इसको और बोलते हैं कि ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका क्या मतलब है? कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन नहीं होता। तो कायरल कार्बन होता तो क्या कर देता ये? सर मूवमेंट शो करता। मूवमेंट? ग्लाइसिन कौन सा मूवमेंट करती है? ऑप्टिकली सर एक्टिव हो जाता पोलराइज सर। लाइट को बेंड कर देता। हाँ, पोलराइज लाइट को बेंड कर देता। तो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होता है कि भाई पहले तो जो लाइट है उसको एक प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म, तो वो बन जाती है प्लेन पोलराइज लाइट। फिर इस प्लेन पोलराइज्ड को हमने किसी सब्सटेंस से पास कराया, और अगर इस सब्सटेंस ने इस लाइट को रोटेट कर दिया राइट साइड में, तो सब्सटेंस क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो। एक्स्ट्रा रोटेटरी। यस। और अगर लेफ्ट रोटेट कर दिया तो क्या कहलाता है? लीवियो रोटेटरी। और दोनों में से किसी भी साइड रोटेट कर दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। जैसे एग्जांपल है देखो, डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज इज अदर नेम ऑफ ग्लूकोज, और डेक्स्ट्रो वर्ड यहाँ आया क्यों? क्योंकि राइट रोटेशन करा देता है। यानी ये सब्सटेंस अगर डेक्स्ट्रोज होगा तो लाइट किधर रोटेट कर जाएगी? राइट साइड को। और अगर यही सब्सटेंस फ्रक्टोज होगा, जिसका दूसरा नाम है लेवुलोज, समझ रहे हो ये वर्ड कहाँ से आ गया? यस सर। लेफ्ट रोटेशन। तो उसी तरीके से जिस कायरल कार्बन की तुम बात कर रहे हो, अगर इस कार्बन पे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं ये सारे डिफरेंट हैं कि इसकी कोई मिरर इमेज ना बन सके, तब ऐसे कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलते हैं। और अगर कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है? दोनों जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। यस सर। तो 4 अलग अलग ग्रुप तो हुए नहीं, 2 ग्रुप तो सेम हो गए। इसलिए Yes, ये कार्बन हो जाएगा सिमेट्रिक कार्बन या नॉन कायरल कार्बन, और इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। Now, glycine is also an inhibitory neurotransmitter. ठीक है। कौन से चैनल पे काम करेगा अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होना है तो? बोलो।
फिल इन द ब्लैंक। पढ़ना, क्या लिखा? कौन सा चैनल है ये? क्लोराइड चैनल। तो ग्लाइसिन जो है, यस, ग्लाइसिन की वजह से क्लोराइड चैनल ओपन होता है सेल्स में। अच्छा, तुमने ये तो पढ़ा था कि जब सेल में सोडियम जाता है तो एक्साइटेशन होता है कि इनहिबिशन? एक्साइटेशन। और यहाँ नेगेटिव आयन जाएगा तो क्या होगा? इनहिबिशन। इनहिबिशन। तो ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया? इनहिबिटरी। ग्लाइसिन की वजह से क्लोराइड चैनल खुल जाएंगे तो क्लोराइड अंदर जाने लगेगा सेल्स के और इट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ इंपल्स। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। और दूसरा है केमिकल बेसिस, उसके आधार पे हम एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हमने ऐसे अमाइनो एसिड्स को इसेंशियल कहा है जो कि हमारी बॉडी, बोलो, बना सकती कि नहीं बना सकती? नहीं बना सकते। नहीं बना नहीं सकती। बना सकते। तो कहाँ से लेना पड़ेगा? बाहर से। बाहर से। बाहर से कहाँ? मार्केट से, फूड से, डाइट से। डाइट फूड से से, लेना न्यूट्रिएंट पड़ेगा। से। और जो हमारी बॉडी में बन जाए वो हो जाएगी नॉन इसेंशियल। फिर मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये 20 टाइप्स के हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई मुझे इसमें, देखो इसके तो मैं बता ही रहा हूँ, इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड का? राइबोसोम। राइबोज अमाइनो एसिड है? ग्लूटामीन। नहीं, ग्लूटामीन नहीं है। ये पता है किसी को? यूरिया साइकिल में फर्स्ट अमाइनो एसिड। हाँ, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। टॉरिन नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। और बाकी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। सो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम इंडिस्पेंसिबल भी बोलते हैं। इंडिस्पेंसिबल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसको याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद कर लो कि भाई सपोज तुम्हारा जो एग्जाम सेंटर है उसका नाम क्या है? प्राइवेट टिम हॉल। क्या नाम है? प्राइवेट टिम हॉल। प्राइवेट टिम हॉल है। तो इसमें पीवीटी टिम हॉल को आप ऐसे लिख दीजिए। पी यहाँ पर होगा फिनाइल एलानीन, वी से वैलिन होता है, टी से थ्रियोनीन है और एक है ट्रिप्टोफैन, और एक टी से टायरोसिन भी होता है। तो अब मान लो कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे कि मुझे कौन सा वाला टी रखना है इन दोनों में से। अरे समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ टी से 3 अमाइनो एसिड है, यस सर। थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। तो कौन सी मुझे इसेंशियल वाले में रखनी है, ये कैसे ध्यान रखूंगा मैं? तो उसके लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि फिनाइल एलानीन जो है उसका जब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है? टायरोसिन। तो अब फिनाइल एलानीन जब डाइट से तुम्हें मिल ही जाएगा तो तुम्हारी बॉडी बना तो लेगी टायरोसिन, है? Yes, sir. तो टायरोसिन एसेंशियल हुआ या नॉन इसेंशियल? Non-essential. नॉन इसेंशियल हो जाएगा क्योंकि बॉडी बना लेगी उसको फिनाइलएलानीन से। ये मिलना चाहिए बस। तो अब यहाँ पर टायरोसिन नहीं रखना, कौन सी रखनी? थ्रियोनीन और ट्रिप्टोफैन। ओके? Yes, sir. यस सर। आई से बस एक ही होती है, आइसोल्यूसिन। तो अगर आइसोल्यूसिन है तो एक का नाम ल्यूसिन हो जाएगा। फिर इसके अलावा तुमने हिस्टोन प्रोटीन्स में पढ़ा होगा, कौन से अमीनो एसिड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दोनों ज्यादा होते हैं, ये कम होता है।
हिस्टिडीन उसमें होता है ना लिंकर में। Yes. Yes, sir. अरे न्यूक्लियोसोम याद है, कुछ 12th में पढ़ा था। Yes, sir. Yes, क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसोम? एक कोर प्रोटीन रहता है और डीएनए उसको रैप करता है। हाँ ऐसा पढ़ते हो ना, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. और फिर इसके ऊपर डीएनए ऐसे रैप्ड होता है, हैं? Beaded structure. और यहाँ बीच में लिंकर भी तो होता है, Yes, sir. H1 जिसको कहते हो। फोर लिंकर। तो ये इसमें तो हिस्टिडीन होता है। चलो खैर, ये तो तुमने पढ़ाई है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, तो 3 यही बच गए थे। ठीक है, तो ये नाम याद हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा 2 मिनट के लिए एक काम करो, रजिस्टर खोलो और उस पे मैं इसको ध्यान से एक बार देख लो, पीवीटी टिम हॉल के नाम देख लो सारे, और मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ईमानदारी से बिना देखे, मैं ये स्लाइड हटा दूंगा सामने से, बिना देखे सबके नाम लिखो, देखो कितने याद हुए एक बार में। हटा दो स्लाइड। बिना देखे लिखना ईमानदारी से, मैं नहीं देख रहा हूं यहाँ बैठ के। लिखो, पीवीटी टिम हॉल लिखो और उसमें देखो कौन कौन से नाम तुम्हें याद आ रहे हैं। हो गया? हाँ सर। Yes, लिख sir. पाए, लिख पाए कुछ? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा ठीक है, चलो बोलो, पी से क्या है? फिनाइलएलानाइन। Phenylalanine. टी से क्या है दोनों? Threonine. Threonine और ट्रिप्टोफैन। Tryptophan. ए से क्या है? आर्जिनिन। Arginine. किसी ने एलानीन तो नहीं लिखा? नहीं सर। No, sir. 2 एल हैं, दोनों से क्या है? लाइसिन और Lysine और ल्यूसीन। लाइसिन और ल्यूसीन, और एक ही आई है, उससे क्या है? आइसोल्यूसिन। एम से क्या है? मिथियोनिन। Methionine. हाँ, एच से क्या है? हिस्टिडीन। Histidine. वी से? वैलिन। Valine. Aline. ठीक है, अब बेटा इसके अलावा, इनके अलावा जितने अमाइनो एसिड बच गए 20 में से, वो सारे किधर लिख दिए जाएंगे? Non-essential. तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा जो भी बचे वो इधर आ जाएंगे। अब इसमें और जो बात मुझे बतानी है, वो एक तो मैंने ये बता दी कि भाई फिनाइल एलानीन जो है, इसका क्या कराना पड़ेगा? Hydroxylation. हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बन जाएगा? टायरोसिन। और इसी टायरोसिन से हमारी बॉडी क्या मेलानिन और बनाती है? थायरोक्सिन। Melanin. थायरोक्सिन बनाती है, मेलानिन बनाती है, यानी तुमसे पूछा जाएगा प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, तो कौन है? टायरोसिन। टायरोसिन। प्रिकर्सर ऑफ Tyrosin. थायरोक्सिन, तो भी कौन है? Tyrosin. टायरोसिन। प्रिकर्सर ऑफ एड्रेनलिन पूछा जाए, डोपामीन पूछा जाए, तो भी आंसर क्या होगा? टायरोसिन। Tyrosin. और अगर नॉर एड्रेनलिन पूछ लिया तो भी यही होगा। अरे भाई, पहले एड्रेनलिन बनता है, फिर उसमें से एक मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, तब वो क्या बन जाता है? Noradrenaline. ठीक है, यस सर। फिर तुमने देखो एक ये पढ़ा था हिस्टामीन, याद है? मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामीन, हमने पढ़ा था। यस सर। Yes, sir. हिस्टा और ये हिस्टी कुछ है ना इसका रिश्ता? Yes, sir. अरे Yes, sir. हिस्टा का हिस्टी से कुछ रिश्ता है, वो रिश्ता है प्रिकर्सर वाला। और ये तुमको पता ही है, आर्जिनिन और लाइसिन जो है, ये हिस्टोन में पाए जाते हैं,
अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर भी तुम जानते हो, बेसिक है, क्योंकि डीएनए के साथ बाइंड करेगा। डीएनए कैसा तो है? एसिडिक Acidic. एसिडिक है। Acidic. तो अब यहाँ से हमको केमिकल नेचर में भी एक पता चल गया कि हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, दे आर व्हाट? Basic बेसिक amino acid. अमीनो एसिड्स। तो बेटा याद हो जाएगा ना ये? यस Yes, सर sir. Yes. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ मेनली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच। अब कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में एक तीसरी कैटेगरी बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी इसेंशियल। तो सेमी इसेंशियल कब बोलोगे? इसेंशियल तुमने बोला कि बॉडी नहीं बना पा रही है, और नॉन इसेंशियल तुमने बोला कि बॉडी बना ले रही है। तो सेमी इसेंशियल कब कहोगे? जब बॉडी बहुत कम अमाउंट में एमिनो एसिड बनाती है। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एज के हिसाब से, ठीक है, यानी बचपन में जो बच्चा है उसमें नहीं बन रहा है, लेकिन अडल्ट स्टेज में आया तो उसमें बनने लगा। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो इन्फेंट्स में नहीं बनते लेकिन अडल्ट में बनने लगते हैं, और इनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? सेमी एसेंशियल तो इसेंशियल में से निकाल के डालना होता है। पहले नहीं बन रहा है ना, तो यानी किसमें पाया जाता होगा? इसेंशियल वाली कैटेगरी में। तो यहां से निकाल लो, ये देख लो। देखो, बच्चे में नहीं बन रहा था, बड़े में बनने लगा। फिर बड़े से पूछा तुमने, क्या भाई बनने लगा? तो बड़े ने कहा हाँ बनने लगा। बड़ों में बनने लगा. हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ठीक है। यस सर Yes, sir. Yes, sir. So these two can be categorized as semi-essential. अच्छा, ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, उससे भी कुछ बन सकता है? ऑक्सिन. हाँ, किसने बताया ये? बोलो बोलो, सही बताया है। नाम बताओ बेटे। निशा. निशा। तो ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, कोई एग्जांपल ऑक्सिन का? IA. हाँ, क्या नाम है इसका? इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है। और किसी का भी प्रिकर्सर हो सकता है ट्रिप्टोफैन? ये क्या लिखा है देखो? Melatonin. मेलाटोनिन। कौन है ये? स्किन कलर को. स्किन पिगमेंट. ये स्किन पिगमेंट का है। तो ये कौन है? कुछ अंतर है ना इसमें? नहीं Same नहीं, है। स्लीप वेक साइकिल Inactive मेंटेन होता है. करता है. हाँ, ये किसने बताया स्लीप वेक साइकिल वाला? सर मैंने. अरे मैंने कौन है भाई? सर मैंने, कृतिका. हाँ, मैंने से कैसे पता चलेगा? देखो भाई, मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है। भूल गए बालकों? पीनियल हार्मोन, इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, ये इसका मेन काम है। और मैंने लिखा ऑल्सो स्किन पिगमेंटेशन, तो ये इसका एक्सेसरी या सेकेंडरी काम है। ओहो, नहीं समझे बात? स्लीप वेक साइकिल इसका मेन काम है। और मिलानिन, मिलानिन को तो हम कहते हैं हमारे स्किन का Skin pigment. पिगमेंट है। तो मेलाटोनिन जो है बेटा, वो भी ट्रिप्टोफैन से बनता है हमारे बॉडी में। और देखो, ऐसा ही एक साउंड और है, केमिकल का एक और साउंड है, देखो ऐसा ही साउंड है, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये कहां से रिलीज होता है? प्लाज्मा सेल्स और बेसोफिल सेल्स. प्लाज्मा सेल्स नहीं, मास्ट सेल्स। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं,
Sorry, sir, mast cell. सेरोटोनिन इसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। देखो दिख गया कुछ रिश्ता? बोलो भाई। Yes, sir. Tryptophan. ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टामीन, तो सेरोटोनिन है। ठीक है, ये भी याद रखना। ऑक्सिन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इनके प्रिकर्सर कौन होता है? ट्रिप्टोफैन। और टायरोसिन का प्रिकर्सर कौन होता है? फिनाइल एलानिन। हिस्टामीन का प्रिकर्सर कौन है? Histidine. और आपका डोपामीन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, मेलानिन, थायरोक्सिन, इन सब का प्रिकर्सर कौन है? टायरोसिन। ठीक है, याद रखना है सारी बात। तो आगे हम आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बता दो पहले तो। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से हो सकते हैं? जिसमें COOH ज्यादा हो। जिसमें COOH ज्यादा हो। तो ये ज्यादा वाला कहाँ लगेगा? वेरिएबल की पोजीशन पे, R वाली जगह पे। यस, देखो अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप कैसा होता है? बेसिक या एसिडिक? बेसिक बेसिक होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक। तो एक बेसिक और एक एसिडिक है, तो वो तो जो है ओवरऑल न्यूट्रल इफेक्ट पर शो करेगा ना। तो अगर एसिडिटी बढ़ रही है अमाइनो एसिड में, तो वो एसिडिटी वेरिएबल ग्रुप में बढ़ेगी, आर ग्रुप में। ठीक है, सो इफ आर चेन जो है या वेरिएबल ग्रुप है, उसके अंदर COOH आएगा तो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। और उसी के अंदर अगर NH2 ज्यादा हो गया तो बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं केमिकल बेसिस में। तो केमिकल में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो देखो एसिडिक के लिए तुम ये याद कर लो, क्या? आग। बेसिक के लिए बहल, ये गेवली। देखो ए से एसिडिक हो जाएगा, और दो ये हो गए एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, दे हैव मोर COH ग्रुप्स इन द साइड चेन। बेसिक के लिए क्या हो गया? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। ये तो याद ही हो गया है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। दे हैव NH2 ग्रुप्स इन द साइड चेन। न्यूट्रल कौन से हैं? सारे छोटे नाम वाले, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये सारे न्यूट्रल हैं क्योंकि इनमें दे हैव both एलिफेटिक साइड चेन। तो साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, COH ग्रुप या NH2 ग्रुप्स नहीं है। तो ये कैसे हो गए? न्यूट्रल। नेक्स्ट आता है आपका सल्फर कंटेनिंग। मैंने ये भी तुम्हें बता दिया, स्ट्रक्चर में ही बता दिया था। यस सर। सिस्टीन में सल्फर है, SH। मिथियोनिन में भी सल्फर है। OH ग्रुप कंटेनिंग एक तो तुमने देखा ही है स्ट्रक्चर में, ये ग्रुप लगा हुआ है CH2OH। यस सर। और दूसरा एक होता है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में भी OH ग्रुप होता है। देन कम्स एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक जो है वो कौन सा? जिसके अंदर आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो इसमें फिनाइल एलानिन होता है, टायरोसिन होता है और ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, थ्रियोनिन इधर आ गया ना, तो बाकी जो दो हैं वो इधर याद हो जाएंगे ना। यस सर। Yes, एक sir. होता है इम्यूनो एसिड। ये इम्यूनो एसिड क्या है? देखो भाई, जब तुम NH3 बोलते हो तो ये कौन है? अमोनिया। कौन है ये? जब ये ग्रुप की तरह से लगेगा तो NH2 के फॉर्म में लगता है, तो तुम इसको क्या बोलते हो? अमीन। अमीनो या अमीन। और जब यहाँ पर iamine नाइट्रोजन में दो बॉन्ड हो रहे होते हैं और एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक, तब इसको क्या बोलते हो? iamine आइमीन। तो ये इमिनो हो जाएगा। अब इमिनो एसिड का मतलब देखो, जैसे ये है प्रोलीन ना,
तो प्रोलीन क्या है, रिंग में है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन लगेगा, नाइट्रोजन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ इस बॉन्ड में आ गए और एक यहाँ हाइड्रोजन को दे रहा है। तो NH के फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होगा रिंग में तो इसको इम्यूनो ग्रुप बोलोगे, ठीक है। NH2 नहीं है ना, ये NH है, ठीक, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इसका नाम क्या, प्रोलीन। अब जरा गिनना, 20 हो गए। इक्कीस हो गए। 21 कैसे हो गए? 20 है। 20 भी कैसे हो गए? 18 ही हुए हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही तो हुए। हे भगवान, तो 2 कौन से रह गए, बता सकता है कोई? ट्रिप्टोफैन। ये क्या है, ट्रिप्टोफैन ही तो है ये। ग्लूटामीन और एस्पेरेटिन। हाँ, ग्लूटामीन और एस्पराजीन। तो ये लोग कौन है? ये दोनों होते हैं अमाइड्स। कौन होते हैं ये? Mites. अमाइड्स। तो अमाइड में कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला होता है, Yes, sir. CONH2। तो बेटा ये जो एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, इन दोनों के जब अमाइड्स बन जाएंगे, इन दोनों के जो अमाइड्स होंगे, दैट इज एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन, तो ये दोनों भी इस कैटेगरी में आएंगे अमाइनो एसिड्स की, लेकिन ये अमाइड ग्रुप है इनके पास। तो अब हो गए ना 20? हाँ सर। यस सर। तो अब बेटा जो है, अभी पीछे जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वाला था, उसमें मैंने सिर्फ 10 लिखे थे, तो वो 10 इनमें भी हैं। उन इसेंशियल वाली को यहां से हटा दो, बाकी जितनी बच जाएंगी वो किस कैटेगरी में डाल देना, नॉन इसेंशियल। क्लियर है? ऐसा कर लोगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो एक टिपिकल अमाइनो एसिड जो है वो हमको कैसा दिखता है, ऐसा। ये देखो, कार्बन COOH होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये R ग्रुप हो गया, यहाँ H और यहाँ NH2। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक। सपोज अमाइनो एसिड 1। एक और ले लेते हैं, ये कार्बन R डैश COOH, इधर लगा दिया हाइड्रोजन N। अच्छा, NH2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ? नहीं सर। No, sir. ये हो गया अमाइनो एसिड नंबर 2। एक और ले लेते हैं, ठीक। अमाइनो एसिड नंबर 3। अब मैं चाहता हूं इनको सबको जोड़ना, तो कैसे जोड़ूंगा? Peptide bond से। ये रहा OH H, Water. इधर OH, ये H, तो भाई यहां से क्या निकल जाएगा? Water. वाटर। ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो अब मुझे रिजल्ट में ये मिलेगा।
ठीक लिख रहा हूं ना? बोलो ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये तो मिलेगा। तो अब अगर हम देखें, ये जो यहाँ पर एक का COH था, उसने दूसरे के NH के साथ बॉन्डिंग करी है और उसमें जो है रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। ये देख रहे हो? ये तो इनमें से ये वाला जो बॉन्ड है दोनों में, ये कौन सा बॉन्ड है? Peptide bond. ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अगर मैं सिर्फ 2 अमीनो एसिड को कंसीडर करता तो ये क्या कहलाता? डाइपेप्टाइड। पूछा जाए डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? एक। 1. 1। ठीक है। डाइपेप्टाइड का मतलब होता है 2 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर मैं पूरे को कंसिडर करूंगा तो Polypeptide. पोली कैसे हो गया? 3 ही तो है। Tripeptide. ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड तो 3 है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 2. 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। इस रिएक्शन को तुम क्या बोलोगे? किस तरीके का रिएक्शन है ये? है डिहाइड्रेशन? Yes, sir. या ये भी तो है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का ही तो टाइप होता है ना डिहाइड्रेशन। Yes, sir. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरीके से बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है इनटू व्हाट? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। यस सर। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? नहीं समझ में आया? आगे बढ़े फिर। Yes, sir. हाँ। बेटा एक आयन इसमें तुम पढ़ते हो ज्विटर आयन, वो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही उस पे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही मॉलिक्यूल में दिखाई देंगे। चीज पे रहते हैं। ज्विटर आयन का मतलब होता है वो जो कि 2 का मिक्सचर हो, यानी हाइब्रिड हो। ज्विटर मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑफ व्हाट? अनायनिक फॉर्म एंड कटायनिक फॉर्म। तो अगर तुम देखोगे अमीनो एसिड का जो अनायनिक कटायनिक फॉर्म है, तो कटायनिक फॉर्म पे कौन सा चार्ज होता है? Positive. अब यहाँ पर देखोगे जो NH2 होता, उसने एक हाइड्रोजन ले लिया है, तो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होगा ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा होता है? Positive. पॉजिटिव। तो ये जो है ये कटायनिक फॉर्म होता है अमीनो एसिड का। वहीं पे अनायनिक फॉर्म देखोगे तो इसमें COOH में से H+ का लॉस हुआ है, तो यहाँ कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज। अरे भाई ये साइड में लिखा हुआ है, जो समझ में आ Yes, रहा है क्या sir. लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अनायनिक फॉर्म हो गया। अब यहाँ जरा पीएच में देखो क्या है कि भाई लो पीएच जब होता है तो लो पीएच पे अमीनो एसिड हमको किस फॉर्म में मिलेगा? कटायन के फॉर्म में। ठीक है ना? Yes, sir.
अरे यार लो पीएच है अगर कहीं सॉल्यूशन में, तो लो पीएच का मतलब उसमें H प्लस ज्यादा है ना। यस सर। Yes, sir. तो H प्लस को ये ले लेगा ना NH2। NH2 अगर H प्लस को लेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा होता है? पॉजिटिव। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और वहीं देखो हाई पीएच है, तो हाई पीएच पे क्या होता है, यहाँ से H प्लस का लॉस होता है, ये H प्लस निकल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अनायन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा भी पीएच होगा जो लो और हाई पीएच के बीच में कहीं होगा, जिसमें NH3 प्लस और COO माइनस दोनों फॉर्म इसमें प्रेजेंट हुए, यानी दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस आयन के ऊपर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये देखो कटायन और अनायन एक ही मॉलिक्यूल में है? कह सकते Yes, हैं sir. sir. इसलिए इसको हाइब्रिड बोलोगे। ओवरऑल चार्ज इस पे क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो इसको ये चार्ज्ड है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जिस पीएच पर ऐसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हाइब्रिड मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है, उस पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एक येलो बॉक्स के अंदर ये चीज दी हुई है, देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये भैया आपका हो गया ज्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अमाइनो एसिड को अगर पॉलीमराइज कर दोगे तो बनेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को तुम होमोपॉलीमर बोलोगे या हेट्रोपॉलीमर बोलोगे? हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नहीं बोलोगे? अरे बोलो, नहीं बोलेंगे? नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि भाई जो अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 टाइप्स हैं, ठीक है? 20 तरीके के अमाइनो एसिड प्रोटीन में लगने हैं। अब मान लो हमने ABCDE 5 अमाइनो एसिड का हमने कुछ बनाया, फिर हमने ADCEB कर दिया, फिर हमने DBECA कर दिया। देखो है तो 5 ही, लेकिन इन 5 के कॉम्बिनेशंस जो है बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में 26 है ना अल्फाबेट, अरे 26 अल्फाबेट होते हैं। Yes, sir. यस सर। और इनकी अरेंजमेंट बदल जाती तो शब्द बदल जाता है, हैं? Yes, sir. यस सर। तो भैया हमारे पास 30,000 के लगभग प्रोटीन बनने हैं बॉडी में, तो वहां पर अमाइनो एसिड कितने हैं बॉडी में प्रोटीन वाले? 20। तो 20 में सिर्फ क्या होगा, अरेंजमेंट चेंज होगा अमाइनो एसिड का। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विल बी डिफरेंट एंड द टाइप ऑफ प्रोटीन विल चेंज। और इसी बात को तो डीएनए के अंदर स्टोर किया गया है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, करेक्ट? Yes, sir. ये जो आओ जी जाओ जी होता है, अरे मतलब AUG GUG, ये सब क्या होता है? Amino कौन से acid. होते हैं? कोड होते हैं। कोड होते हैं ना, किसके लिए होते हैं ये? पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। Amino acid. हाँ, और ये सारे कोड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? DNA. mRNA। हाँ जी, डीएनए। अरे आता तो डीएनए से ही है ना। यस सर। डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उससे क्या बन जाता है? एमआरएनए। mRNA। फिर एमआरएनए को एंटीकोडॉन पड़ता है उल्टा, यस सर। अमाइनो एसिड लाता है टीआरएनए, यस सर। और फिर इसको जोड़ता रहता है, क्या बना देता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ, तो ये तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर ही हो गया पूरा इतने में। कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर काम होगा। आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। सो प्रोटीन्स आर व्हाट? दे आर द हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर एनसीईआरटी में एक छुपा हुआ सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखोगे, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व होते हैं, लेफ्ट हैंडेड नहीं मिलते। कौन से मिलते हैं?
राइट हैंडेड। ये बात याद रखना, कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें हो सकता है ये पॉइंट लिखा हो। तो प्रोटीन में आ जाओ स्ट्रक्चर पर। देखो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप का होता है और फोल्डिंग से बनता है। जैसे इनिशियली जो स्ट्रक्चर यहाँ बनता है बाय जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू इन अ लीनियर चेन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम सिर्फ एक लाइन से डिनोट कर देते हैं और एक तरफ N लिख देते हैं, एक तरफ C लिख देते हैं। ये N और C लिखने का क्या मतलब हुआ? इसको N टर्मिनल कह रहे हो, इसको C टर्मिनल कह रहे हो, तो क्यों बोलते हो ऐसा? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप की वजह से, मतलब अमीन है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक है। हाँ। जैसे ये वाला जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, इसमें मान लो ये वाला जो अमाइनो एसिड है वो लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है, लेफ्ट एंड का आखिरी अमाइनो एसिड है ये, सपोज। अरे भाई मान रहे हो? यस सर। यस सर। ये वाला राइट साइड का है, लास्ट वाला, ठीक, मान लिया। यस सर। यस सर। बीच में बहुत सारे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। तो भैया इधर वाला देखो, इसमें कौन सा बॉन्ड नहीं बना रहा है? NH2 NH2। ये खाली हो गया ना, यस सर। इसको क्या बोल दोगे? N टर्मिनल। N टर्मिनल। और इधर कौन बॉन्ड नहीं बना रहा है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। ये क्या हो गया? सी टर्मिनल। C C टर्मिनल। टर्मिनल। जैसे डीएनए में करते हो ना 5' 3'। यस सर। 5' पे क्या फ्री होता है? पेंटोज शुगर। बहुत मारूंगा मैं, वो फॉस्फेट। अरे 5' पे क्या फ्री होता है? यस सर आगे। ठीक। पिटाई चाहिए क्या? 5' पे फॉस्फेट फ्री होता है और 3' पे कौन फ्री होता है? अरे भैया यहाँ पे हमने किसका नाम लिखा है? हमने नाम उसका लिखा है ना जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। यस सर। और अगर वो फ्री हो गया तो हमने कह दिया भाई N टर्मिनल हो गया, इधर इधर C टर्मिनल हो गया। वैसे ही वहां पे फॉस्फेट जो है 5वीं पोजीशन का, वो फ्री रहता है लास्ट में, वो बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसको 5' फॉस्फेट। और जो 3' है उस पे OH नहीं बनाता बॉन्ड, तो OH ग्रुप को बोलोगे ना। शुगर तो है ही सारे में। चलो आगे उसका भी स्ट्रक्चर आएगा, फिर जिनको नहीं समझ में आया वहां देख लेना। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग की। तो भैया लीनियर स्ट्रक्चर समझ गए, प्राइमरी वाला होगा। अब तुमसे पूछा जाए बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड की वजह से बना है? कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे इसमें? सारे पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड्स हैं। अब जब इस थ्रेड को, इस चेन को हम थोड़ा ऐसे फोल्ड कर दें, वो भी कैसे? राइट हैंडेड। राइट हैंड हेलिक्स। तो ये कहलाता है अल्फा हेलिक्स। क्या कहलाता है ये? अल्फा हेलिक्स। और इसी में ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये ऐसे भी फोल्ड हो सकता है और ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में भी फोल्ड हो सकता है, ऐसे N और C। अरे भाई यहां भी फोल्डिंग हो सकती है, तो इसको क्या बोलते हो? बीटा प्लीटेड। प्लेट लाइक हो गया ना ये, इसको बोलते हो बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। यस सर। तो वही चीज है यहाँ पर। ये आप देखेंगे ये क्या हो रही है, ये हेलिकल मैनर में फोल्डिंग हो रही है, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? शीट्स बन रही है ना, देखो ये शो किया गया है इसको, ये बीटा प्लीटेड शीट है। अब यहाँ पर ये जो फोल्डिंग है ये हो किसकी वजह से रही है? कौन से बॉन्ड की वजह से? तो सपोज करो ये जो 6th अमाइनो एसिड दिखाया है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता ना, तो ऐसे C डबल बॉन्ड O निकला है, और बाकी जो कार्बन है वो दूसरे के किसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे यार ऐसे देखो, अब दिख रहा है COO
OH होता मान लो, और इस वाले में NH2 होता, यहाँ पानी निकल गया होता ना, Yes, sir. यस सर। तभी तो जुड़ा था Yes, पेप्टाइड sir. बॉन्ड। हाँ, तो यहाँ ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर इधर CO था और इधर NH था, ऐसे हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir, हो सकता है। तो देखो हो ये सकता है। ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, और ये तो बेचारा गरीब है, इसको तो सारे लालच देते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लो भाई हमसे, हैं? तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? करेगा सर. यस यहाँ सर कौन सी करेगा। बॉन्ड बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कौन से बॉन्ड का रोल है? हाइड्रोजन बॉन्ड. बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसमें भी देख लो, ये C डबल बॉन्ड O हो सकता है और यहाँ इसका NH हो सकता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। इस तरह यहाँ NH हो सकता है, इधर C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। बोलो ये सारे बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड बन जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो फोल्डिंग हो रही है, दैट इज फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें भी दो तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक आपका अल्फा हेलिक्स बन रहा है बेटे और एक बन रहा है बीटा प्लेटेड। और जो अल्फा है उसको ऐसे याद कर लेना, अल्फा है अल्फा से अवे, अवे मतलब जाना है तो राइट हैंडेड जाना होगा। राइट हैंडेड मतलब प्लेन के अंदर जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई प्लेन है और उसमें तुम प्लेन के अंदर जाओगे राइट हैंड से, तो अल्फा बोलोगे, ठीक है? ओके। अब मान लो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये, इसको और ज्यादा फोल्ड कर दिया, और ज्यादा फोल्डिंग हो गई, और अब जो फोल्डिंग हो रही है इसमें सपोज यहां पर अमाइनो एसिड था, मैं रुको बड़े पेज पे लेता हूं, वहां बना के दिखाता हूं। सपोज ये जो फोल्डिंग हो रही है, यहाँ पर 16 अमीनो एसिड थी, तो 16 अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है साइड में? SH। CH2SH होता है, R ग्रुप। यस सर। मान लो यहाँ भी 16 अमीनो एसिड थी, तो यहाँ भी क्या होगा? H2S। और अगर CH2SH साथ में आ जाएगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड. ये बन गया ना, डाइसल्फाइड। अब समझ आया ये क्यों बताया था मैंने सिस्टाइन वाला? यस सर। उसी तरह यहाँ भी बन सकता है डाइसल्फाइड, कई सारे बन सकते हैं डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा है? टर्शरी। और हम ये कहते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमको किस फॉर्म में दिखाई देती है? उनके टर्शरी फॉर्म में। जैसे कि हम इनके बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम्स। यस सर। बॉडी में जो मेन मेटाबॉलिक प्रोटीन्स हैं वो कौन है? एंजाइम्स ही तो हैं। एंजाइम्स। एंड एंजाइम्स शुड हैव व्हाट? एक्टिव साइट। यहाँ देख रहे हो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये क्या बन रही हैं? एक्टिव साइट। यहीं तो आके बाइंड करेगा कौन? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। तो जब एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ते हो तो वहां एनसीईआरटी ने लिखा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का, इट हैज क्रेविसेस और पॉकेट्स। याद आ रहा है ऐसा कुछ स्टेटमेंट? यस सर। क्रेविसेस और पॉकेट्स, एंड दीज क्रेविसेस और पॉकेट्स आर कॉल्ड एज एक्टिव साइट। ठीक है ना? फिर ये क्या चीज है, ये यहाँ इतनी ज्यादा कॉइलिंग क्यों है? तो ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक कोर। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है,
इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रोटीन में ऐसे अमाइनो एसिड भी तो होंगे जिनमें एलिफेटिक साइड चेन होती है। याद करो अभी कौन से बताए थे? बोलो ना, कौन से अमाइनो एसिड होते हैं साइड चेन जिनमें? न्यूट्रल, ये कौन कौन से हैं? जी से? ग्लाइसिन, एडेनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। अब इन सब में जो है हाइड्रोफोबिक यानी एलिफेटिक साइड चेन है। तो अगर साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तो ये वाटर हेटिंग होता है या वाटर लविंग होता है? वाटर हीटिंग। वाटर हेटिंग। वाटर हेटिंग। और एक कॉन्सेप्ट तुमने ये पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। डिसॉल्व लाइक। तो जिनका नेचर समान है वो सारे एक साथ रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जितना ये कॉइलिंग हुई है उस कॉइलिंग के अंदर ज्यादातर ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी साइड चेन कैसी है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है। और इस तरीके का जो इंटरैक्शन है बेटा उसको हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। समझ आ रही ना बात? यस सर। यस सर। फिर एक बात बताओ, इसमें ये भी तो हो सकता है कि किसी में COH ग्रुप हो साइड चेन में और किसी में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप हो, तो वो इस फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब ये देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा अट्रैक्शन? यस सर। यस सर। इस अट्रैक्शन को क्या बोलोगे? चार्ज की वजह से हो रहा है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप की तुमको चीजें मिल रही हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड तो होएगा ही भाई, सेकेंडरी बनेगा तभी तो टर्शरी बनेगा। यस सर। तो यहाँ H बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी है, आयनिक इंटरैक्शन भी है। तो बहुत सारे इंटरैक्शंस है ना, तब जाके यहाँ प्रोटीन फोल्ड होके क्या बन रहा है? टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक। और अगर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरैक्ट करने लगे तब बन जाएगा आपका कौन सा स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सपोज यहां मैं तुम्हें 4 चेन्स दिखा रहा हूं और ये सब आपस में ऐसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरैक्शन है इनके बीच में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कहलाएगा 4 डिग्री या क्वाटरनरी। कोई एग्जांपल दे सकते हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का? इसका तो एंजाइम्स हो गया। चलो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हीमोग्लोबिन का ही है। हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन बन गया है। हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इट हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा ग्लोबिन की चेन्स होती है और 2 चेन किसकी होती है? बीटा ग्लोबिन की। तो टोटल 4 चेन होती है। ठीक है। अगर Yes, sir. तुमसे ये पूछा जाए तुमसे कि एक अल्फा ग्लोबिन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है? क्वाटरनरी होता एक अल्फा टर्शरी होता है। टर्शरी होता है। ठीक है। लेकिन पूरा जब बात होगी तो ये क्वाटरनरी। अब तुम हीमोग्लोबिन पढ़ते हो तो उसमें ग्लोबिन पार्ट भी होता है और हीम पार्ट भी होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ग्लोबिन चेन के साथ एक क्या लगा हुआ है, हीम। ये देख रहे हो, हीम यूनिट्स। और हीम के सेंटर में कौन सा एटम होता है यहाँ पे? आयरन। आयरन। आयरन होता है। किस फॉर्म में होता है? +2। 2+। ठीक है, तो 4 हीम यूनिट्स हैं और 4 आयरन है, 4 ग्लोबिन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये याद रखना, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक मायोग्लोबिन भी तो होता है। यस सर। मायोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है? टर्शरी होता है, क्वाटरनरी होता है, सेकेंडरी होता है, क्या होता है? क्वाटरनरी। Myoglobin has 153 अमाइनो एसिड्स और ये सारे एक सिंगल चेन में होते हैं और साथ में एक हीम होता है। बोलो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एक ही चेन है। प्राइमरी। अरे बेटा, अभी मैंने पूछा ना, इसमें से एक चेन लोगे तो क्या टर्शरी। बोलते हो? अच्छा बार बार टर्शरी। मैं यही कह रहा हूँ कि एक ही चेन है, एक ही चेन है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये? टर्शरी। टर्शरी। मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी होता है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स का कोई एग्जांपल? केराटिन। केराटिन, यस, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल होगा केराटिन। कौन सा? अल्फा केराटिन। केराटिन दोनों टाइप का होता है, अल्फा और बीटा। नहीं, यहाँ हमको क्या एग्जांपल देना होगा? अल्फा। अल्फा केराटिन। और बीटा प्लीटेड का कुछ होता है? फिब्रोइन ऑफ सिल्क। फिब्रोइन ऑफ सिल्क। यस, फिब्रोइन ऑफ सिल्क। सिल्क थ्रेड्स जो होती हैं उनमें जो प्रोटीन होता है दैट इज फाइब्रोइन, और फाइब्रोइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बीटा प्लीटेड होता है। अल्फा केराटिन जो हमारे हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में है, वो अल्फा हेलिक्स होता है। और एंजाइम्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया टर्शरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल और बता दिया, दैट इज मायोग्लोबिन। अरे भाई, इतनी देर से जो कहानी बता रहा हूँ, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो मूविंग ऑन टू दिस। अच्छा, मुझे ये बता दो, अल्फा चेन जो होती है ग्लोबिन की, उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? जैसे यहाँ मायोग्लोबिन में तो मैंने बता दिया 153। 2 अल्फा ग्लोबिन है, 2 बीटा ग्लोबिन है। तुक्का मत मारो, जानकारी रखो, बोलो। क्या लिख दिया? पढ़ो। 146 और 140। अल्फा के अंदर एक चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं और बीटा के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, याद रखना इसको। तो इसको समराइज कर देते हैं इस चार्ट के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कौन सा? देखो, अंडरलाइन कर दे रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ये लो, लीनियर सीक्वेंस। कौन से बॉन्ड उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से फॉर्म्स हैं? 2 टाइप्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा हेलिक्स में देखो कौन से हैंडेड जा रहा था? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड। यस। एग्जाम्पल? केराटिन। केराटिन बताया ना तुमने। अच्छा, ये कौन सा केराटिन? अल्फा वाला।
अल्फा केराटिन किस में पाया जाता है? मैमल्स में। और ये देखो क्या लिखा है, बीटा केराटिन। तो कभी सिर्फ केराटिन मत बोलना, ये बीटा केराटिन किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स का जो केराटिन होता है वो आपका बीटा केराटिन होता है। अब यहाँ देखिए स्टेबलाइजिंग बॉन्ड कौन सा बताया गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आ जाइए टर्शरी स्ट्रक्चर पे। सेकेंडरली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड में फोल्ड ऑन इटसेल्फ एंड अज्यूम अ कॉम्प्लेक्स, यानी इसके फोल्डिंग से बन रहा है सेकेंडरी के। अब यहाँ देखो स्टेबलाइजिंग बॉन्ड्स कौन से लिख रहे हैं, ये भी है आयनिक, अभी लिखा था हमने। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की बात करिए, ठीक है। बाकी डाइपोल वगैरह भी बनेगा अमाइनो एसिड्स की वजह से, चार्ज की वजह से। तो वंडर वॉल इंटरैक्शंस भी आएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनेंगे। ये सारे मिलकर टर्शरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। और जब फर्दर फोल्डिंग होगी, तो भी तो प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों में होंगे, ठीक है। अरे भाई समझ में आई बात, ये क्या कह दी मैंने? यस सर। यस सर। देखो पेप्टाइड बॉन्ड इधर बन गया तो अगले में भी तो था, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बन गए तो अगले में भी तो है। उसी तरह टर्शरी की ओर फोल्डिंग से क्वार्टरनरी बनेगा, तो ये सारी फोर्सेस तो रहेंगी ही ना यहाँ पे क्वार्टरनरी के अंदर। यस सर। अब यहाँ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक क्वार्टरनरी को बनाने के लिए प्रोटीन के पास कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 2। अरे भाई ये टर्शरी स्ट्रक्चर है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये दूसरी हो गई। अब ये टर्शरी के ऊपर पहुंच गई ना बात, ये क्या बन गया? क्वार्टरनरी। हमने जो पढ़ा वो अलग बात है कि उसमें कितनी चेन्स थी? 4। अरे भाई क्वार्टरनरी का मतलब ये तो नहीं समझ रहे हो कि 4 चेन होगी? नो सर। क्वार्टरनरी का मतलब टर्शरी से ज्यादा, ठीक है। मैं टेस्ट में ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा, ध्यान रखना। सर कोलेजन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोलेजन फाइब्रस होता है ना, सेकेंडरी में आ जाएगा। ओके सर। तो अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी का, ये प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस। और तुमको पता है नीट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। यस सर। है ना। तो ये टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोटीन है, उसका फंक्शन। भाई ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी एनसीईआरटी वालों को। बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है वो असल में किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से तो होता है। yes, तुम जैसे दिखते हो, जो तुम्हारा स्किन कलर है, जो तुम्हारे बॉडी का शेप है, जितना अमाउंट ऑफ मसल्स हैं, किसी की बॉडी लेस मस्कुलर है, किसी की ज्यादा मस्कुलर है, वो सब असल में किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से तो है। सो फॉर एग्जांपल कोलेजन प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन किस फंक्शन में रोल प्ले करता है? ये हमारे बॉडी का इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। फिर चाहे तुम टेंडन की बात करो या जितना कनेक्टिव टिश्यू की पैकेजिंग की बात कर रहे हो, एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हो, मोस्ट अबंडेंट फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलेजन ही तो होते हैं। और इस बार ये क्वेश्चन भी तो दे दिया था, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020। 2019 में देखो इस टेबल से क्या क्वेश्चन आया था, GLUT4 का। ये लिखा भी है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन। Which of the following is insulin dependent? GLUT 1, 2, 3, 4। तो एनसीईआरटी में तो 4 ही दिया है ना, 4 ही है इसका आंसर।
तो अब इस क्वेश्चन से तुम्हें इतना तो याद हो गया कि 1, 2 और 3 इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो GLUT4 का काम है सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, और सेल के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ब्लड से आएगा। तो ब्लड में से ग्लूकोज हटाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ही तो हुआ। ट्रिप्सिन को जानते हो, एंजाइम का रोल प्ले करता है। इंसुलिन इज व्हाट? 15 अमीनो एसिड का एक हार्मोन होता है, याद है? 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें। तो भाई बायोटेक में पढ़ा है, इसमें कितनी चेन होती हैं? 3 होते हैं ना, तीन A B होती और है। C। ए बी और एक सी बीच में होती है, Yes. ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हो? कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है ना। यस सर। यस सर। हाँ, एंटीबॉडी ये भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसमें से गामा ग्लोबुलिन, अरे GAMDE, यस सर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, वो भी प्रोटीन्स हैं। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स का काम करते हैं। स्मेल का हो, टेस्ट का हो, हार्मोन का हो, किसी ड्रग का हो, किसी केमिकल का हो, इवन ग्लूकोज का हो, सोडियम का हो, आयन पंप्स की बात कर लो, सब प्रोटीन ही तो है। फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, भी प्रोटीन है। केराटिन अभी हमने बात करी, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। नेल्स में, हूफ्स में, हेयर्स में, फेदर्स में, हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। करेक्ट? तो अगर तुमसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर, आंसर होगा रूबिस्को। Rubisco. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बायोस्फीयर, Cellulose. सेल्यूलोज। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर, Collagen. कोलेजन। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बायोस्फीयर, Chitin. काइटिन। लेकिन पूछेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, तब आंसर कोलेजन होगा। बायोस्फीयर होगा तो आंसर रूबिस्को होगा। ठीक है बेटा? यस। यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा ये टेबल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि तुमने देखा भी है। फिर नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर तुम्हें प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना हो तो यहाँ तुम देख सकते हो, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन या बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन में। स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम इसको फाइब्रस या ग्लोब्यूलर बोल सकते हैं। सिंपल प्रोटीन का मतलब जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड हो। कॉन्जुगेटेड को मतलब साथ में, तो किसी और के साथ प्रेजेंट हो, यानी अमाइनो एसिड के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। याद है, ये कुछ पढ़ा होता है हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर्स के अंदर। यस सर। कोफैक्टर्स जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड जो होते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। करेक्ट? न्यूक्लियो प्रोटीन अगर कह रहे हो यानी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ। क्रोमो प्रोटीन कह रहे हो यानी कुछ कलर या पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ। लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब क्या हुआ? लिपिड प्रेजेंट है प्रोटीन के साथ। क्या यहाँ प्रोटीन अकेले है? नहीं, कोई ना कोई साथ में है, इसलिए ये सारे कैसे हैं? कॉन्जुगेटेड। अरे बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. देन डिराइव्ड। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? इनके ब्रेकडाउन से बनते हैं। ठीक है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन थ्रू डीनेचरेशन, कोआगुलेशन और ब्रेकडाउन। जैसे भैया तुम पढ़ते हो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किसमें? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। तो पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस क्या हो गए? डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है? फिब्रिनोजेन को प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता फिब्रिन में, तो फिब्रिन क्या हो गया? डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर पे।
ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन में ये थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होते हैं, या तो ये अकेले हो सकते हैं या बंडल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ज्यादातर में कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देख लो भैया, इलास्टिन फाइबर पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू में, यस सर। वो फाइब्रस है। तो इलास्टिन अगर फाइब्रस है तो कोलेजन भी कैसा है, अभी पूछा था ना किसी ने, कोलेजन फाइब्रस में आएगा, ठीक है बेटे। मायोसिन, अरे भाई मायोसिन के पास ये टेल होती है ना, यस सर। फाइब्रस। लेकिन मायोसिन की खास बात यह है कि मायोसिन का जो हेड वाला पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट कैसा रोल प्ले करता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसा। वहां पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपेज। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा मसल प्रोटीन है जो कैटालिटिक भी है और स्ट्रक्चरल भी है, आंसर क्या होगा, Myosin. मायोसिन इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक, ठीक। ओके, देन ग्लोबुलर की बात करो तो ग्लोबुलर में भैया एल्बुमिन है, जिसका नाम ही है ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन्स। व्हीट और राइस के अंदर भी होते हैं प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं ग्लूटिन्स। एंड हिस्टोन, हिस्टोन भी तुमने देखा है ना, ऑक्टामर, अरे भाई किस फॉर्म में होता है हिस्टोन, ऑक्टामर में। ये हिस्टोन के क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स ही तो होते हैं। Globules, yes. हाँ, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अरे भाई क्लियर है, Yes. Yes sir. okay, so beta that is all for proteins, amino acids and proteins, ठीक है। And that's all for today also. Thank you. Thank you sir. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir.